तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेंगो। और जेंगो में एक तरह से क्या है, क्यों डिफाइन करते हैं, कैसे हो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पूरी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि जेंगो का पूरा इंट्रोडक्शन कि जेंगो क्या है, कैसे डिफाइन किया है। ठीक है। तो जेंगो में क्या क्या चीजें हम डिफाइन करेंगे कि इंस्टॉलेशन क्या होता है, ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, व्यूज क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होता है। ठीक, कि हम आगे की चीजों में ये डिफाइन करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में कि जेंगो क्या है। तो जेंगो एक तरह से बैकएंड सर्वर साइड फ्रेमवर्क है। किसका? पाइथन। ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, एक एडवांस एक सिक्योर वेबसाइट डेवलप करते हैं पाइथन की वेबसाइट। ठीक है। और जेंगो क्या होता है, फ्री है, ओपन सोर्स है, इसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाइथन लैंग्वेज में ही लिखा गया है। Django makes it easier to build web pages using Python की एक तरह से इजी वे में आपको एक तरीका डिफाइन करता है जिसकी मदद से हम इजीली किसी भी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। वेब पेज डिजाइन करना HTML सीएसएस का काम होता है, लेकिन आप इसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो जिसमें हम पेजेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं अलग अलग यूआरएल एड्रेस पे। ठीक है। जिसको डायनेमिक वेबसाइट आप बोल सकते हो, डायनेमिक टाइप का वेबसाइट आप डिफाइन कर सकते हो। एक मिनट, मैं आपको एक तो जेंगो कब इन्वेंट किया गया? 2003 में इन्वेंट किया गया, लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड के थ्रू। ठीक है। और इसका एक तरह से कब डिफाइन किया गया, एक शॉर्ट डेडलाइन में इसका इन्वेंशन किया गया कि एक न्यूज़पेपर की वेबसाइट बनानी थी। और शॉर्ट डेडलाइन में इसको इन्वेंट किया गया कि इसको हम इजीली किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सके, डायनेमिक कंटेंट जैसे कि हम न्यूज़ पोस्ट करें। एक तरह से जैसे ब्लॉग पोस्ट, मतलब न्यूज पेपर के लिए। ठीक है। तो न्यूज़पेपर आने एट सेम टाइम मीटिंग द डिमांड्स एंड एक्सपीरियंस द वेब डेवलपर्स की, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं उसको फुलफिल कर सके। ठीक। तो उसके लिए ये इसको डिफाइन किया गया। इसका इनिशियल रिलीज कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक। और लेटेस्ट वर्जन इस समय आपका 5.0.6 है, जो अगस्त 2024 में आ रही है। ठीक, लेटेस्ट वर्जन है 2024 का। ठीक है? Done। तो आपका जो जेंगो वो किस तरीके से वर्क करता है? जेंगो का एक पैटर्न होता है, डिजाइन पैटर्न, कि आप जेंगो वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसका एक डिजाइन पैटर्न होता है। अलग अलग जितने भी एप्लीकेशन होते हैं सबके डिजाइन पैटर्न होते हैं। ठीक है। अब डिजाइन पैटर्न क्या होता है कि हम कौन सी चीज कहाँ पे रखते हैं, उसी चीज को हम क्या होता है, डिजाइन पैटर्न बोलते हैं या प्रोग्रामिंग पैटर्न। जैसे कि प्रोग्रामिंग पैटर्न या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओप्स कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक, आरडीबीएमएस पे चलता है। फिर अगर मैं कहूँ किसी वेबसाइट को अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एमवीसी, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक। तो मोस्टली ये वेबसाइट होते हैं आपके मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके। उसके बाद कि अब जब डिफाइन करते हैं मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, तो इसमें क्या होता है, किस नेम से इसको जाना जाता है? वही सेम चीज होता है, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक। इसमें भी तीन कैटेगरीज होते हैं, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक है। देन तो ये मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट क्या होता है, एक एक चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसको तीन कैटेगरी या ग्रुप में रखते हैं, प्रोग्रामिंग को तीन पार्ट्स में। ठीक है। तो मॉडल क्या है? तो मॉडल एक तरह से क्या है, एक कह सके पार्टिकुलर क्लास होता है नॉर्मली, जैसे कि हमने पाइथन में एक क्लास बनाया था। ठीक। वही इसी एक तरह से क्लास, पाइथन क्लास होता है। ठीक। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं इम्प्लॉय डेटा स्टोर करना चाहता हूँ तो डेटाबेस में एक इम्प्लॉय टेबल हो। ठीक। तो उसी नेम से हम क्लास बना लेते हैं जिसको मॉडल बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक। अब उस कॉलम होंगे, वही वही वेरिएबल हम क्या बनाएंगे, इसमें फील्ड बना देते हैं एज ए फील्ड, सेम है। मतलब कि एक तरह से समझ लीजिए टेबल का मॉडल या स्ट्रक्चर जो होता है उसको मॉडल क्लास के अंदर है
डिफाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होगा, हर एक चीज। ठीक। और एक कमांड होता है जिसके थ्रू हम जब माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट का मतलब कि हम जब अप्लाई करते हैं उस मॉडल को, तो डेटाबेस में अपने आप वो टेबल क्रिएट कर देता है डेटाबेस में। ठीक। तो उसके लिए हम एक एक प्रोसेस समझेंगे कि मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको टेबल क्रिएट करते हैं डिफाइन करने के लिए। उसके बाद व्यू। तो मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए डेटा है। ठीक। जिसमें डेटाबेस में डेटा आता है तो उसमें उसी ऑब्जेक्ट में, मॉडल ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। ठीक। देन उसके बाद क्या करते हैं, आपका क्या डिफाइन होता है, व्यू। तो व्यू क्या होता है, एक आपका फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन। मॉडल क्लास होता है, व्यू फंक्शन होता है। और फंक्शन कैसे चलता है कि अगर मैं किसी यूआरएल को हिट करूंगा, अगर ब्राउजर में डालूंगा, तो ऑटोमेटिक एक फंक्शन चलेगा इंटरनली। तो फंक्शन क्या होता है, एक कंट्रोलर का काम करता है। जैसे हिट होगा तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर यूआरएल पे क्या करता है, उस फंक्शन को इन्वोक कर देता है। ठीक। और उस पे जो भी कोड लिखना है वो एग्जीक्यूट होगा, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेगा उस पर्टिकुलर यूआरएल पे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। क्लियर। तो व्यू क्या होता है, ये रिक्वेस्ट हैंडलर भी बोल सकते हैं उसको, कि जैसे यूआरएल पे कोई डाल करके हिट करते हैं, इंटरफेस करेंगे, तो एक तरह से रिक्वेस्ट ही करना है। ठीक। जब रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करता है, व्यू फंक्शन होता है। जो व्यू का फंक्शन होता है वो हैंडल करता है। ठीक है। तो उसको रिक्वेस्ट हैंडलर भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, रिटर्न करता है एक टेम्पलेट। एक टेम्पलेट, और टेम्पलेट किसको बोलते हैं, एचटीएमएल की फाइल को टेम्पलेट हम बोलते हैं। ठीक। तो टेम्पलेट हमारा यूजर इंटरफेस होता है, और व्यू हमारा फंक्शन होता है जो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके पर्टिकुलर आउटपुट हमको देता है। ठीक। तो व्यू फंक्शन टेम्पलेट को रिटर्न करता है। एंड कंटेंट, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पीडीएफ हो सकता है, इमेज हो सकता है, जेसन टाइप का डेटा हो सकता है। जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमने जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट। ठीक। तो जेसन ऑब्जेक्ट हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसको एचटीएमएल फाइल भी बोल सकते हो, जिसमें हम लेआउट्स डिफाइन करते हैं कि वेबसाइट का हम डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। तो वो एक तरह से टेम्पलेट होता है, उसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो तीन पार्ट्स हो गए। मॉडल के अंदर डेटा, हम डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो कि डेटा हमारा किस फॉर्म में रहेगा। ठीक। दूसरी चीज व्यू, जिसमें फंक्शन जो आपका रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ठीक। तीसरी चीज टेम्पलेट। तो सबका अलग अलग फोल्डर होता है, फाइल्स होते हैं, जिसके भी आप जैसे ही हम क्रिएट करते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कौन सी फाइल कहाँ पे रखनी है। ठीक। तो एक गाइडलाइन होता है। ठीक है। तो फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं, जो जेंगो फ्रेमवर्क है ना, वो हमको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे कैसे लिखनी है। ठीक। इसके पहले जब हम वेब फाइल बनाते थे, डिजाइन करते थे, एचटीएमएल फाइल कहीं भी बना सकते थे, सीएसएस फाइल कहीं भी फोल्डर के अंदर बनाए या बाहर रखे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। लेकिन अब जो बनाएंगे वो क्या होता है, जेंगो फ्रेमवर्क के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारी फाइल्स पहले से बनी बनाई मिलती हैं जेंगो में। ठीक है। क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क एक इन्वायरमेंट की तरह से होता है कि उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको काम करना होता है। ठीक है। तो बहुत सारी फाइल्स पहले से बनी होती है, बस उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, और फिर अपनी भी कस्टम फाइल उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। देखो, अब आते हैं नेक्स्ट, मॉडल। ओके। मॉडल क्या होता है, तो मॉडल पे थोड़ा सा हम डिटेलिंग में आ जाते हैं। मॉडल प्रोवाइड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक। दूसरी चीज, इन Django डेटा इज डिलीवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं पाइथन, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होता है ना, पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होता है, रिलेशन किसे बोलते हैं, तो रिलेशन डेटाबेस में टेबल को बोला जाता है। किसको बोलता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब पाइथन वेरिएबल। ठीक। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का मतलब कि हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को किसमें इंसर्ट कर सकते हैं, रिलेशन टेबल में मैप करके इंसर्ट कर सकते हैं। इसको ओआरएम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ठीक। तो हमको क्या प्रोवाइड करता है मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। हम वन बाय वन इंसर्ट कमांड नहीं चलाएंगे। ठीक। तो एसक्यूएल लाइक आपने जो पढ़ा, उसमें क्या था, हम इंसर्ट कमांड चला रहे हैं।
इसमें इंसर्ट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट कर देगा डायरेक्टली। मुझे एक एक फील्ड का वैल्यू नहीं देना कि फर्स्ट नेम में मेरा फर्स्ट नेम इंसर्ट हो, लास्ट नेम में लास्ट नेम, एज में एज इंसर्ट हो। वन बाय वन मुझे नहीं सेट करना या इंसर्ट करना, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे जिसमें डेटा होगा, ठीक। और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली वो इंसर्ट कर दे अपने आप, ठीक। तो इसमें ये फीचर्स होता है मॉडल में कि वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर बहुत सारे डेटा है तो वो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैप कर देता है टेबल से और अपने आप इंसर्ट हो जाता है, ठीक। तो एक फंक्शन होता है, सेव फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम सेव करते हैं। आगे चल करके हम डिफाइन करेंगे, हम इंसर्ट कमांड नहीं चलाते हैं, उसमें मॉडल में फंक्शंस होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, सेव, डिलीट, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली ऑपरेशन डेटाबेस में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन वे टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, कि हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब हो सकता है फेच भी कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे दिखाना हो डेटाबेस पे डेटा। जैसे कि मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं डेटाबेस में, तो अपने आप क्या हो वो वेबसाइट पे अपडेट भी हो जाए, दिखने लगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कमांड चला सकते हैं। तो सेलेक्ट कमांड हम डायरेक्टली भी चला सकते थे और वैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड। The most common way to extract data from the database is SQL, कि हम SQL के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉब्लम विथ SQL is that you have to have pretty good understanding of the database structure to able to work with it, कि मोस्टली थोड़ा बहुत नॉलेज आपको क्या होना चाहिए SQL की लैंग्वेज, SQL की लैंग्वेज के भी यहाँ पे थोड़ा सा फेमिलियर होना चाहिए, ठीक। तो हमने कुछ सेलेक्ट और इंसर्ट कमांड पे देखा था कैसे हमको सिलेक्ट कमांड चलाना है, कैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, कैसे हमको ये चीजें डिफाइन करनी है, टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये हमने देखा। Then, in Django of ORM makes it easier to communicate with the database, कि हमको इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, इजीली कम्युनिकेट हो सकता है विदाउट हैविंग राइट कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक। एसक्यूएल स्टेटमेंट का मतलब मुझे इंसर्ट कमाने की चलाने की भी जरूरत नहीं है, वो इजिली उसके अंदर फंक्शन होते हैं। तो मॉडल के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, Django के अंदर मॉडल क्लास होता है, उसके अंदर क्या होता है बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को, उस डायरेक्टली फंक्शन को हम यूज करें, ठीक है। तो हमको वो चीज करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एसक्यूएल का कमांड कैसे लिखा होता है, ठीक है। तो मॉडल क्या होता है, यूजुअली लोकेट इन द फाइल कॉल्ड मॉडल्स डॉट पी वाई। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो किस फाइल के अंदर मॉडल हम बनाते हैं, मॉडल्स डॉट पी वाई के नेम से फाइल वाले से आपको बनी बनाई मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप उस कोड को लिखेंगे, ठीक है, उसी के अंदर क्लासेस बनाएंगे जितने मॉडल्स आपको बनाने हैं। हाँ, मॉडल्स डॉट पी वाई नेम से आपको एक फाइल बनी बनाई मिलेगी, ठीक। बनानी नहीं है, बनी बनाई फाइल मिलेंगी जब हम क्रिएट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे डिफाइन कर। व्यू क्या होता है, तो व्यू इज ए फंक्शन, क्या है, फंक्शन है। मैंने बताया फंक्शन है। अब फंक्शन क्या करता है, या मेथड कर सकते हो, दैट इज टेक्स्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी का मतलब कि अगर किसी फॉर्म में कोई डेटा मैं डालूं और उस फॉर्म को सबमिट करूं, जैसे लॉगिन कर रहा हूँ या सेव कर रहा हूँ डेटा को, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो वो रिक्वेस्ट क्या जाएगा, सर्वर पे जाएगा, ठीक। तो जब सर्वर पे जाएगा तो उसमें दो तरह के रिक्वेस्ट होते हैं फॉर्म के अंदर, मेथड, गेट, पोस्ट। बाय डिफॉल्ट फॉर्म में गेट और पोस्ट मेथड्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी मेथड नहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें गेट मेथड अप्लाई हो जाता है, ठीक। और गेट मेथड के थ्रू क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज सबमिट करते हैं तो वो यूआरएल में दिखता है वो रिक्वेस्ट, ठीक है, यूआरएल में दिखता है, जो सिक्योर नहीं होता। तो मोस्टली लॉगिन हम किसके थ्रू करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू करते हैं। तो ये जो गेट, पोस्ट और भी होते हैं रिक्वेस्ट, जैसे कि पोस्ट, डिलीट, पैच, पुट, इस तरह के रिक्वेस्ट होते हैं जिसको रेस्ट एपीआई बोलते हैं। रेस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है, रेस्टफुल एपीआई उसी को बोलते हैं कि हमारा जो एक तरह से जो ऑपरेशन है या कम्युनिकेशन है किसी भी सर्वर से, वो हम डेटा इंसर्ट करने के लिए पोस्ट कमांड चलाते हैं, डिलीट कमांड चलाते हैं। तो डिलीट जो आपका जो रिक्वेस्ट है, मेथड है, उसको मेथड बोलते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड बोलते हैं। तो रिक्वेस्ट मेथड मेरे ख्याल से मोस्टली 7 या 6 होते हैं जिसको हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो गेट और पोस्ट क्या होते हैं, नॉर्मल वे में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे जैसे पुट है,
कैच है, डिलीट है। ठीक, तो इसको हम यूज करते हैं आगे चल करके। ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे अभी। देन उन रिक्वेस्ट को, जितने भी रिक्वेस्ट हम देते हैं वो मेथड, ठीक, गेट रिक्वेस्ट दिया है, मेथड पोस्ट दिया है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपका गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है, और उसके भी आपसे आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। क्लियर? हाँ, कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो क्या आउटपुट मुझे मिले, उसी सेम यूआरएल पे अगर गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो कुछ और आउटपुट मिले, और उस पे पोस्ट रिक्वेस्ट अगर भेज रहा हूँ तो कुछ और आउटपुट मिले। ठीक, तो हम ये भी कर सकते हैं, सेम यूआरएल पे अगर डिफरेंट मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो डिफरेंट आउटपुट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन सेम रिक्वेस्ट हम मेथड दो बार नहीं कर सकते, एक ही बार, यूनिक। ठीक है। हाँ, हाँ, फंक्शन बनाना पड़ेगा, फाइल बनी बनाई रहती है, फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको व्यूज के। ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जिसको आर्गुमेंट्स बोलते हैं, रिक्वेस्ट आर्गुमेंट्स। देन इंपोर्ट द रिलेवेंट मॉडल्स की हम इंपोर्ट करते हैं, एंड फाइंड आउट द डेटा टू सेंड टू द टेम्पलेट, और डेटा को हम रिट्रीव करके डेटाबेस से उसको फिर टेम्पलेट को दे देते हैं। टेम्पलेट मतलब यूजर इंटरफेस को दे देते हैं, जो आपको फाइनल रिजल्ट एज आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो व्यूज किसके अंदर होता है, किस फाइल के अंदर, व्यूज डॉट पी वाई नेम से, जैसे मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर फाइल के अंदर होती है, वैसे आपका जो व्यू होता है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर, उसके अंदर बनाए जाते हैं। ठीक, व्यूज। अब आते हैं टेम्पलेट की बात। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज अ फाइल वेयर यू डिस्क्राइब हाउ द रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड। टेबल में दिखाना है या किसी स्लाइडर में डेटा को दिखाना है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट कार्ड में प्रोडक्ट्स को दिखाना है, तो उस तरह के चीजें हम डिजाइन करते हैं उसमें। ठीक है, उसका लेआउट रेडी करते हैं, तो वो एक एचटीएमएल फाइल होती है, टेम्पलेट ऑफ एन डॉट एचटीएमएल फाइल होती है, with HTML code describing the layout of the web page, but it can be other file formats। क्या क्या हो सकता है, डॉट एचटीएमएल भी हो सकता है, पीडीएफ भी हो सकता है आपका response। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका तो एचटीएमएल ही, मोस्टली एचटीएमएल ही यूज करते हैं। देन Django यूजेस स्टैंडर्ड एचटीएमएल, जैसे कि हम हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, फिर मैंने लिख दिया माय नेम इज, और जो वेरिएबल होता है तो हम डबल करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल। ठीक, अब हमको इनर एचटीएमएल और ये सब की जरूर रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। ठीक है, तो हम उसके अंदर कोई वेरिएबल अगर प्रिंट करना हो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो मैं सबमिट करके अगर फर्स्ट नेम लेकर के जा रहा हूँ तो वो फर्स्ट नेम यहाँ पे डायरेक्टली किसी एचटीएमएल में प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक, और डायरेक्टली अगर किसी एचटीएमएल में पाइथन कोड लिखेंगे तो काम नहीं करेगा बिना एनवायरनमेंट के। ठीक है, उसके लिए जेंगो का इन्वायरमेंट चाहिए, जेंगो चाहिए, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट हमको चाहिए, तभी जाकर के वो एचटीएमएल को टेम्पलेट की तरह से वो लेता है, तभी जाकर उसके अंदर पाइथन कोड लिख सकते हैं। सपोर्ट नहीं करेगा नॉर्मली, अगर नॉर्मल लिख करके ब्राउजर में रन कराएं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। देन द टेम्पलेट ऑफ एप्लीकेशन इज लोकेटेड इन द फोल्डर नेम्ड टेम्पलेट्स। तो हमको टेम्पलेट बनाने के लिए एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा, जो बाय डिफॉल्ट नहीं बना मिलता है आपको, ये बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स नेम से। तो ये इसी नेम से आपको फोल्डर बनाना होगा, टेम्पलेट्स, जो ऑटोमेटिक नेक्स्ट, अब आते हैं यूआरएल, कि किस यूआरएल पे कौन सा पेज या फंक्शन चलेगा, वो सेट करते हैं, जिसको बोलते हैं यूआरएल राउटिंग। ठीक, तो यहाँ पे हम राउट सेट करते हैं कि किस यूआरएल पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो फंक्शन कौन सा एचटीएमएल फाइल आउटपुट में दिखाएगा, ये चीज सेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। क्या, यूआरएल हिट होगा तो उस यूआरएल पे पार्टिकुलर फंक्शन चलेगा, और उस पार्टिकुलर फंक्शन में हमारा रिस्पॉन्स होगा एक एचटीएमएल। तो एचटीएमएल टेम्पलेट जो होता है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन उससे पहले क्या करता है आपका फंक्शन, कभी कभी क्या होता है डेटा भी एक्सट्रैक्ट करता है मॉडल से, तो मॉडल के पास जाता है, फिर मॉडल किसके पास जाता है, एसक्यूएल के पास जाता है, माइस्क्यूएल। ठीक, फिर उसका वो डेटा वो पिक करके फिर मॉडल को लेके जब आता है तो वो किसको प्रोवाइड करता है, फंक्शन को, और फंक्शन रिटर्न कर देता है इसको, टेम्पलेट, फाइनल आउटपुट उसमें आपको ब्राउजर पे मिल, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो यूआरएल का सबसे मेन रोल है कि जैसे ही हम यूआरएल हिट करते हैं तो यही डिटेक्ट करते हैं
इसी में राउटिंग हम सेट करते हैं किस यूआरएल पे क्या चीज कौन सा फंक्शन चलेगा, ठीक, कौन सा फंक्शन हम अटैच करने वाले हैं। तो Django also provides a way to navigate around the different pages in website, कि किस पेज पे कौन सी यूआरएल पे कौन सा वेबसाइट नेविगेट करना है वो चीज हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। देन when a user request URL, Django decide the view it will send it to। क्यों डिसाइड करता है कि यूआरएल ही डिसाइड करता है कि कौन से यूआरएल पे कौन सा व्यू एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, ठीक। दिस इज डन इन द फाइल कॉल्ड urls.py। इसकी भी फाइल बनती है, बन ही रखी है urls.py, ठीक, जिसके अंदर सारे यूआरएल सेट करते हैं एक जगह पर, ठीक है। तो हम यूआरएल भी सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल प्रोसेस ऑफ Django। तो इसमें लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या है कि Django रिसीव ए यूआरएल। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में कोई यूजर क्या करता है, सबसे पहले पहले ब्राउजर पे जाएगा, यूआरएल हिट करेगा। तो पहला क्या होता है प्रोसेस, यूआरएल हिट किया तो ये यूआरएल वाली फाइल होती है वो रन होगी। तो उसमें वो चेक करता है किस यूआरएल को आपने हिट किया है। जैसे हिट किया तो उससे उससे रिलेटेड फंक्शन को व्यू को कॉल करेगा, ठीक। तो वो फंक्शन क्या होता है, किसको लेकर के आएगा, मॉडल को इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो मॉडल को क्या करता है, मॉडल द टेम्पलेट कंटेन द एचटीएमएल। अब उस मॉडल के बिहाफ पे क्या करता है, अब देखो यहाँ पे व्यू को उसने डिफाइन किया, उसके बाद यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया, और मॉडल के बाद क्या होता है वो डेटा कलेक्ट करके लेके आता है, मॉडल से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो मॉडल डेटा के पास जाता है और डेटा कलेक्ट करके उस टेम्पलेट को फाइनल एक एचटीएमएल रिस्पॉन्स में आपको देता है, ठीक है? तो पहले यूआरएल, यूआरएल से व्यू, व्यू से मॉडल, मॉडल से फिर व्यू पे आता है, और फिर व्यू से आपका रिटर्न होता है टेम्पलेट में फाइनल। तो ये लाइफ साइकिल है किसका, Django का।